हेलो मेडिकोस, वेलकम टू रोबेस्को मेडिकल लाइब्रेरी। देखिए, आज के लेक्चर में जो टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं वो है हीलिंग ऑफ स्किन बाउंड्स। ये टिश्यू रिपेयर का ही कंटिन्यूएशन है। लास्ट लेक्चर में अपन ने टिश्यू रिपेयर की बात करी थी और अब अपन स्पेसिफिकली ये पढ़ेंगे कि अगर स्किन बाउंड्स हो जाए तो उसकी हीलिंग कैसे हो सकती है। वैसे तो ये टॉपिक सर्जरी के अंदर बहुत डिटेल में अपन पढ़ेंगे फाइनल ईयर के अंदर, बट पैथो के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है। सबसे मेन क्वेश्चन जो आता है वो आता है प्राइमरी और सेकेंडरी इंटेंशन के बीच में डिफरेंसेस का क्वेश्चन, या फिर प्राइमरी इंटेंशन के ऊपर शॉर्ट नोट का क्वेश्चन। अपन हालांकि दोनों ही अच्छे से पढ़ेंगे। इसके अलावा अपन स्किन बाउंड्स के कॉम्प्लिकेशंस की भी बात करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि अपन कह रहे हैं कि हीलिंग जो हो रही है स्किन बाउंड्स की वो दो तरीके से हो सकती है। एक तो फर्स्ट इंटेंशन से, जिसे अपन प्राइमरी यूनियन या फिर प्राइमरी इंटेंशन कहते हैं। तो एक हीलिंग होती है सेकेंड इंटेंशन से, जिसे अपन सेकेंडरी यूनियन या फिर सेकेंड इंटेंशन कहते हैं। सवाल ये उठ रहा है कि प्राइमरी इंटेंशन और सेकेंडरी इंटेंशन होगा कब। मतलब जब स्किन के ही वाउंड की हीलिंग करनी है, एक ही जगह के वाउंड की हीलिंग करनी है, तो फिर दो मेथड की ज़रूरत क्यों पड़ी। ऐसा इसलिए क्योंकि प्राइमरी इंटेंशन से जिस वाउंड की हीलिंग होगी उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होगी, और सेकेंडरी इंटेंशन से जिस वाउंड की हीलिंग होगी उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। क्या प्रॉपर्टीज़ होगी वो एक ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ, क्योंकि पूरे लेक्चर में ये आपको हेल्प करने वाला है। देखिए, प्राइमरी इंटेंशन की वजह से जो वाउंड बनता है वो सर्जिकल वाउंड होता है। यानी कि जब भी किसी सर्जरी के दौरान कोई भी डॉक्टर किसी पेशेंट के ऊपर इंसिजन लगाता है, यानी कि कट लगाता है, और उसकी वजह से जो वाउंड हो रहा है उसे अपन कहेंगे क्या, कि उसकी हीलिंग जो होगी फिर प्राइमरी इंटेंशन से होगी। क्यों? क्योंकि ये जो वाउंड जो कि सर्जिकल वाउंड है, जो कि एक डॉक्टर ने लगाया है, तो आप खुद सोच के देखिए कि ये वाउंड बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके का होगा, और ये वाउंड छोटा सा होगा या उतना ही होगा जितना डॉक्टर को ज़रूरत थी कि वो सर्जरी परफॉर्म कर पाए। इसका मतलब ये है कि ये जो वाउंड है वो हील भी जल्दी होगा। ये तो आप बेसिक कॉमन सेंस से खुद बोल सकते हैं, एक बार सोच के देखिए। तो वही चीज़ है कि प्राइमरी इंटेंशन की वजह से जो वाउंड है वो क्या होगा, सर्जिकल वाउंड होगा। तो सेकेंडरी इंटेंशन की वजह से जो वाउंड होगा वो अपन कह रहे हैं किसी और रीज़न की वजह से होगा, जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट के अंदर अपन कह रहे हैं कि स्किन के ऊपर कोई वाउंड हो गया, और वो वाउंड जो होगा वो ऑब्वियस बात है कि सिस्टमेटिक नहीं होगा, कोई भी रैंडम साइज का वाउंड हो सकता है, क्योंकि चोट तो कैसी भी लग सकती है। तो एक्सीडेंट की वजह से हो गया, अल्सर्स की वजह से हो गया, कोई भी बर्न्स वगैरह की वजह से जो वाउंड होगा, वैसे वाउंड्स की जो हीलिंग होगी उसकी फिर हीलिंग सेकेंडरी इंटेंशन से करी जाएगी। तो ऑब्वियस बात है कि इस तरीके के वाउंड्स की जो अपन कहेंगे हीलिंग होगी उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, और प्राइमरी इंटेंशन की वजह से जो वाउंड की हीलिंग होगी उसमें टाइम कम लगेगा। ये एक बेसिक कॉमन सेंस है। तो इतना समझ आया कि भाई प्राइमरी इंटेंशन की ज़रूरत क्यों पड़ी और सेकेंडरी इंटेंशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। चलिए, सबसे पहले अब अपन बात कर रहे हैं हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन, या फिर अपन कह रहे हैं हीलिंग बाय प्राइमरी यूनियन। तो अपन कह रहे हैं कि सर्जिकल वाउंड की जो हीलिंग होगी वो इससे होगी। यानी कि जो सर्जिकल वाउंड होगा वो कैसा होगा, क्लीन और अनइन्फेक्टेड होगा, कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि सर्जरी के दौरान उसे है ना बनाया गया है, और सर्जरी के दौरान सारी की सारी असेप्टिक कंडीशंस को मेंटेन किया जाता है। इसके अलावा सर्जिकली इंसाइज्ड होगा। इंसाइज्ड में अपन कह रहे हैं कि जो इंसिजन होता है, यानी कि सर्जरी के दौरान जो कट लगाया जाता है उसे अपन इंसिजन कहते हैं। और इसके अलावा जब जो वाउंड है वो बहुत ही ज़्यादा मेजर्ड तरीके का वाउंड होगा, तो ऑब्वियस बात है कि इसके अंदर ज़्यादा सेल्स और टिश्यू का लॉस नहीं होगा। और इसके अलावा वाउंड्स के जो एजेस होंगे उन्हें अप्रॉक्सीमेट कर दिया जाएगा बाय द सर्जिकल सूचर्स। अब सर्जिकल सूचर्स का मतलब होता है जो अपन कहते हैं ना कि सर्जरी करने के बाद में जो टाँके लगाए जाते हैं उसे अपन सर्जिकल सूचर्स कहते हैं, उन्हें अपन सर्जिकल सूचर्स कहते हैं। तो एक ये डायग्राम आप देखिएगा कि जब ये सर्जरी परफॉर्म करनी थी तब ये कट लगाया गया, और ये जो कट लगाया गया इसे अपन कह रहे हैं इंसिजन। और आप ये देखिए कि ये एक वाउंड बना है, उस वाउंड का एक एज ये है और एक एज ये है। और फिर अपन देखिए कि सर्जरी परफॉर्म करने के बाद में डॉक्टर्स ने क्या किया, ये देखिए ये थ्रेड है, और इस थ्रेड से फिर उसने क्या कर दिया, सर्जिकल सूचर्स परफॉर्म करे, यानी कि टाँके लगा दिए। तो जो एजेस थे वाउंड के, वो दोनों ही एजेस दोनों इतने पास में आ गए हैं। एक बार आप ढंग से देखिए, तो जो वाउंड इतना बड़ा था वो वाउंड अब इतना सा रह गया है। तो ऑब्वियस बात है कि वाउंड का साइज़ जो है वो छोटा हो गया है, और काफ़ी ज़्यादा छोटा हो गया। तो इसकी हीलिंग जल्दी होगी, इसकी हीलिंग जल्दी होगी। अब हीलिंग होगी कैसे वो अपन समझते हैं कि क्या क्या इवेंट्स यहाँ पे अपने को देखने को मिलेंगे। देखिए, तीन चीज़ें यहाँ पे दे रखी, एक तो ये डायग्राम है, एक ये पॉइंट्स है, और एक अपन कह रहे हैं ये फ्लो चार्ट है।
तीनों चीज़ें एक ही चीज़ बता रहे हैं। मैं आपको फटाफट समझाता हूँ। सबसे पहले इसमें हो क्या रहा है, पहले मैं आपको ये फ्लो चार्ट समझाता हूँ कि जब भी इंसिजन लगाया जाएगा, जब भी कट लगाया जाएगा सर्जरी के दौरान, तो वहाँ पे ब्लड आएगा और वो जो कट है उसके गैप को फिल करने के लिए ब्लड बाहर आएगा। और फिर अपने को पता है टिश्यू रिपेयर जो लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा कि जब भी ब्लीडिंग होगी तो सबसे पहले बॉडी क्या करेगी, क्लॉटिंग करेगी, क्योंकि बॉडी का टेम्परेरी जुगाड़ होता है ब्लीडिंग को रोकने के लिए। फिर ब्लीडिंग के बाद में अपन कह रहे हैं कि क्लॉटिंग हो गई, क्लॉटिंग के बाद में अपन कह रहे हैं इन्फ्लेमेशन होता है, और इन्फ्लेमेशन के दौरान न्यूट्रोफिल्स वगैरह जो सेल्स होती है वो आती है, और ये सेल्स वगैरह आके क्या करेगी, ये अपन कह रहे हैं जो भी डेब्रिस वगैरह होता है, जो कचरा हो गया है, जो एक तरीके से डेड और डैमेज्ड पार्ट है, उसको रिमूव करने का काम करेगी। अब ये तो अपने को लास्ट लेक्चर से पता है। अब यहाँ पे आती है नई चीज़ कि इन्फ्लेमेशन के बाद में जो एजेस होते हैं ना वाउंड के, वहाँ से एपिडर्मल सेल्स जो होती है वो डिवाइड करने लगती है। मार्जिन से एपिडर्मल सेल्स डिवाइड करेगी और वो नीचे की तरफ मूव करने लगती है। और ये जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं उनके एक्सटेंशन को अपन एपिडर्मल स्पोर्स कहते हैं। यानी कि ये जो एपिडर्मल सेल्स है वो जो इतना ज़्यादा प्रोलिफरेट करके नीचे की तरफ मूव कर रही है, दैट इज़ कॉल्ड एज द एपिडर्मल स्पोर्स। क्योंकि एपिडर्मल सेल्स का जो स्ट्रक्चर होगा, जो शेप होगा, वो थोड़ा अलग हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही रैपिड मूवमेंट कर रहे, तो जो शेप होगा वो चेंज हो जाएगा। और वो जो चेंज्ड शेप वाली एपिडर्मल सेल्स होगी उन्हें एपिडर्मल स्पोर्स कहते हैं। और ये जो एपिडर्मल सेल्स का प्रोलिफरेशन हो रहा होता है, इसी दौरान ग्रैन्युलेशन टिश्यू का, जो कि एक तरीके का क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसका भी फॉर्मेशन होता है। ऑल्दो प्राइमरी इंटेंशन की वजह से जब हीलिंग होती है तो ग्रैन्युलेशन टिश्यू बहुत कम बनता है। क्यों ऐसा, क्योंकि जो वाउंड है वो भी बहुत छोटा सा है, इसलिए ग्रैन्युलेशन टिश्यू भी बहुत कम बनेगा। और ग्रैन्युलेशन टिश्यू जो होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ बनता है। क्या करता है, नीचे से ऊपर की तरफ बनता है, ठीक है। और फिर 7th डे पे क्या कर दिए जाते हैं, सूचर्स को रिमूव कर दिया जाता है। यानी कि ये वाउंड के एजेस थे, इन दोनों को आपस में पास में लेके आए कौन, सूचर्स लेके आए। 7th डे पे ये सूचर्स को रिमूव कर दिया जाएगा। तो वाउंड बहुत छोटा सा था, तो वाउंड की वजह से बाद में क्या बनता है, स्कार का फॉर्मेशन हो जाता है। कि भाई वाउंड की जब हीलिंग हो जाती है तो एक निशान बच जाता है, उससे अपन स्कार कहते हैं। और ये स्कार भी बहुत छोटा ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि वाउंड भी बहुत छोटा ही था। ये अपन ने फ्लो चार्ट समझा। अब इसी चीज़ को आप डायग्राम से समझिए कि भाई अपन ने कहा क्या हुआ कि जब भी इंसिजन लगाया गया तो ब्लीडिंग हुई, यानी कि ये हेमरेज हो गया। हेमरेज होने के बाद में यहाँ पे क्या होगी, क्लॉटिंग होगी। क्लॉटिंग होने के बाद में ये वाली देखो, ये न्यूट्रोफिल्स वगैरह जो है मार्जिन्स पे प्रेजेंट है, ये क्या करेगी, इन्फ्लेमेशन करेगी और जो नेक्रोटिक डेब्रिस वगैरह होगा इसको रिमूव करेगी। फिर इसके बाद में क्या होगा, ये देखो रीजनरेटिंग स्पोर्स, ये मार्जिन से आप देख सकते हो ऊपर की तरफ नंबर कम है, नीचे आते 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 नंबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और ये क्या चीज़ है, एपिडर्मल सेल्स ही है। और ये एपिडर्मल सेल्स ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो वहीं पे अपन देखिए ये फाइब्रोब्लास्ट है और नियोवेस्कुलराइजेशन वगैरह हो रहा है, यानी कि एंजियोजेनेसिस वगैरह हो रहा है। तो ये ग्रैन्युलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये जो ग्रैन्युलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन हो रहा है वो नीचे से ऊपर की तरफ हो रहा है। फिर क्या होगा, हीलिंग होगी पूरे के पूरे वाउंड की। और 7th डे पे जब सूचर्स को रिमूव कर दिया जाएगा तो स्कार का फॉर्मेशन होगा और वहाँ पे कोलेजन प्रेजेंट होगा। वही चीज़ इन पॉइंट्स में दे रखी है कि सबसे पहले आपके ब्लड क्लॉट जो होता है वो बनेगा। ब्लड क्लॉट बनने के बाद में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देखने को मिलेगी, यानी कि न्यूट्रोफिल्स वगैरह आएगी। फिर एपिडर्मल सेल्स के स्पोर्स जो है वो मार्जिन से क्या करेंगे, प्रोलिफरेट करने लगेंगे और फिर नीचे की तरफ मूव करने लगेंगे। और ग्रैन्युलेशन टिश्यू का जो फॉर्मेशन होगा वो नीचे से ऊपर की तरफ होगा। फिर जब 7th डे पे सूचर्स को रिमूव करा जाएगा तो उसकी वजह से स्कार का फॉर्मेशन होगा। और वो जो स्कार बनेगा वो नीट होगा। क्यों नीट होगा, क्योंकि अपन कह रहे हैं कि सर्जिकली इंसाइज्ड वाउंड था, इस वजह से स्कार भी छोटा ही होगा और बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके का स्कार होगा, क्योंकि वाउंड भी सिस्टमैटिक तरीके से ही बनाया गया था। तो नीट होगा। और इसके अलावा नीट होगा क्योंकि वाउंड के जो मार्जिन्स थे उनको पास में लेके आया गया था। क्यों लेके आया गया था, क्योंकि सूचर्स को यूज़ में लिया गया था। और इसके अलावा जो सूचर्स को अपन यूज़ में लेते हैं या जो स्टिचेस अपन यूज़ में लेते हैं उनके रिमूवल को अवॉइड करने के लिए कि भाई स्टिचेस टूट नहीं जाए, इसके लिए अपन एडहेसिव टेप्स और मेटल क्लिप्स वगैरह को डॉक्टर्स जो होते हैं वो यूज़ में लेते हैं। बस आपको इतना याद रखना है कि स्कार यहाँ पे नीट बनेगा। चलिए नेक्स्ट अपन अब बात कर रहे हैं हीलिंग बाय सेकेंडरी इंटेंशन। अब देखिए सेकेंडरी इंटेंशन में भी सबसे पहले तो अपन कह रहे हैं कि जो वाउंड होगा वो कोई भी रैंडम किसी भी चीज़ से अगर वाउंड बन रहा है कि भाई एक्सीडेंट हो गया उसकी वजह से वाउंड बन गया, कोई भी बर्निंग हो गई
तो वाउंड बन गया, अल्सर्स हो गए तो वाउंड बन गया। तो वाउंड किसी भी रैंडम रीज़न की वजह से बन रहा है, और अगर रैंडम रीज़न की वजह से वाउंड बनेगा तो वाउंड भी रैंडम ही बनेगा। मतलब एक ओपन वाउंड बनेगा जिसमें बहुत ज़्यादा टिश्यू डिफेक्ट होगा, और कई बार हो सकता है कि यहाँ पे इन्फेक्शन भी हुआ रहे। इसके अलावा यहाँ पे सेल्स और टिश्यू का बहुत ज़्यादा लॉस होगा, और वाउंड जो होगा वो अप्रॉक्सीमेटेड नहीं होगा। मतलब ये जो वाउंड के एजेस थे जो पास में लेके आ गए थे सूचर्स की वजह से, वो ऐसा सेकेंडरी इंटेंशन में जो हीलिंग होने वाले जो वाउंड्स होंगे ऐसा नहीं होंगे। यानी कि यहाँ पे सर्जिकल सूचर्स नहीं यूज़ में लिए जाएंगे। सर्जिकल सूचर्स यूज़ में नहीं लिए जाएंगे। क्यों नहीं लिए जाएंगे? क्योंकि वाउंड बहुत बड़ा है, तो सर्जिकल सूचर्स यहाँ पे काम नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि पूरे के पूरे वाउंड की जो हीलिंग होने वाली है वो बॉडी के नेचुरल प्रोसेस से होने वाली है, और वो अपन कह रहे हैं सेकेंडरी इंटेंशन से होगी। चलिए, यहाँ पे डायग्राम है, यहाँ पे पॉइंट्स है, यहाँ पे फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट समझे कि भाई इंजरी हुई, इंजरी होने के बाद में ब्लीडिंग होगी, बॉडी एक टेम्परेरी जुगाड़ लगाएगी यानी कि ब्लड क्लॉटिंग करेगी, फिर इन्फ्लेमेशन होगा, इन्फ्लेमेशन के अंदर न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस आएगी जो क्या करेगी, डेब्रिस को रिमूव करेगी, और एपिडर्मल सेल्स जो है वो मार्जिन से फिर से क्या करेगी, प्रोलिफरेट करने लगेगी। देखो यहाँ पे इंजरी हुई, रैंडम इंजरी हुई है, तो जो वाउंड बना है वो भी बहुत बड़ा बना है, और किसी भी रैंडम साइज़ का वाउंड बन सकता है। पहले तो वाउंड बन गया, इंजरी हुई, इंजरी होने के बाद में अपन कह रहे हैं कि क्लॉटिंग होगी यहाँ पे ही, और यहाँ पे देखो न्यूट्रोफिल्स वगैरह आ गई। ये आप देखो न्यूट्रोफिल्स वगैरह है जो कि क्या करेगी, इन्फ्लेमेशन करेगी। इसके बाद में मार्जिन से अपन कह रहे हैं कि ये जो आपके स्कार बनेगा या जो वाउंड बना है, या इसके मार्जिन से एपिडर्मल सेल्स जो है प्रोलिफरेट करने लगेगी, और यहाँ पे वापस से अपन देखो कि नीचे से ऊपर की तरफ ग्रैन्युलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन होगा, फाइब्रोब्लास्ट और न्यूवैस्कुलराइजेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, और ये जो स्कैब फॉर्मेशन दिखा रखा है वो किस वजह से है? क्योंकि ब्लड की ड्राइंग और नेक्रोटिक डेब्रिस जो बच गया है वो स्कैब का फॉर्मेशन करेगी। और स्कैब का फॉर्मेशन ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इस स्कैब के नीचे, इस बाउंड के नीचे, ये जो अंडरलाइंग टिश्यू है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है, स्कैब का फॉर्मेशन होता है। समझ आई चीज़? इसके बाद अपन कह रहे हैं कि अगर लास्ट लेक्चर आपने देखा तो आपको पता होगा मायोफाइब्रोब्लास्ट के बारे में, जहाँ पे अपन ने कहा था कि ये क्या करते हैं, वाउंड कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। अब खुद देखो, सर्जिकल जब अपन इंसिजन की बात करी और सर्जरी की वजह से जो वाउंड बन रहे हैं उसमें क्या किया गया, सूचर्स परफॉर्म किए गए ताकि वाउंड के जो मार्जिन्स थे वो पास में आ जाए। अब यहाँ पे सूचर्स परफॉर्म नहीं कर सकते तो बॉडी खुद ही कोई ना कोई मैकेनिज्म परफॉर्म करेगी कि मायोफाइब्रोब्लास्ट जो है ना वो वाउंड के एजेस को पास में लेके आ जाएगी। क्योंकि सपोज इतना बड़ा वाउंड था, अब मायोफाइब्रोब्लास्ट आएगी, इसके एजेस को क्या करेगी, पास में लेके आ जाएगी। तो अब ये वाउंड इतना सा बच गया, तो इसकी हीलिंग कंपैरेटिवली फास्टर होगी। लेकिन क्या प्राइमरी इंटेंशन से भी फास्टर होगी? जी नहीं, बट कंपैरेटिवली इस वाउंड के कंपैरिजन में इसकी हीलिंग जल्दी होगी। तो वाउंड कॉन्ट्रैक्शन होगा, और फिर जैसे वाउंड की हीलिंग हो जाएगी तो ग्रैन्युलेशन टिश्यू जो होगा वो रिप्लेस हो जाएगा स्कार से। यही चीज़ दे रहे हैं कि ओपन वाउंड जो है उसकी फिलिंग होगी ब्लड क्लॉट से, फिर इन्फ्लेमेशन वगैरह होगा। फिर अपन कह रहे हैं कि एपिथेलियल स्पोर्स वगैरह, जो एपिडर्मल स्पोर्स वगैरह की जो अपन बात कर रहे हैं वही अपने को देखने को मिलेंगे, जो कि वाउंड के मार्जिन से अपने को देखने को मिलेंगे और वो गैप को कवर कर देंगे। इसके अलावा अपन कह रहे हैं कि वाउंड का कॉन्ट्रैक्शन होगा जिसकी वजह से अपन देखें कि बाद में ग्रैन्युलेशन टिश्यू जो है वो स्कार से रिप्लेस हो जाएगा, और ये जो स्कार बनेगा वो जो ओरिजिनल वाउंड था उसके कंपैरिजन में काफ़ी छोटा बनेगा, क्योंकि ओरिजिनल वाउंड इतना बड़ा बना, उसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ, और यही अपन देखें तो स्कार बना रहा है, तो स्कार बहुत छोटा बन रहा है एज़ कम्पेयर टू द ओरिजिनल वाउंड। ठीक है, अब यहाँ पे आता है एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है प्राइमरी यूनियन और सेकेंडरी यूनियन में डिफरेंसेस का। तो प्राइमरी यूनियन में वाउंड क्या होगा, क्लीन होगा क्योंकि सर्जिकल वाउंड है। सेकेंडरी यूनियन में अनक्लीन होगा। इन्फेक्शन प्राइमरी यूनियन में जनरली नहीं होता है क्योंकि असेप्टिक कंडीशंस मेंटेन करी जाती है। यहाँ पे जो है इन्फेक्शन हो सकता है सेकेंडरी यूनियन के केस में। मार्जिन्स जो होंगे वो सर्जिकली क्लीन होंगे, यहाँ पे इरेगुलर मार्जिन्स देखने को मिलेंगे। सूचर्स यहाँ पे यूज़ में लिए जा सकते हैं, यहाँ पे नहीं लिए जा सकते। हीलिंग में अपन कह रहे हैं कि यहाँ पे जो ग्रैन्युलेशन टिश्यू होगा वो स्कैंटी होगा। क्यों? क्योंकि वाउंड ही बहुत छोटा सा बन रहा है तो ग्रैन्युलेशन टिश्यू की रिक्वायरमेंट भी कम ही पड़ेगी। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्रैन्युलेशन टिश्यू की रिक्वायरमेंट पड़ेगी टू फिल दी गैप। इसके अलावा यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि जो स्कार बनेगा वो नीट और लीनियर स्कार बन रहा है क्योंकि वाउंड भी काफ़ी ज़्यादा नीट था। लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट
कॉन्ट्रैक्टेड इरेगुलर वाउंड था कि वाउंड बड़ा था, उसका कॉन्ट्रैक्शन किया गया और यही अपन देखें तो स्कार का फॉर्मेशन कर रहा है। अब इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? तो जनरली प्राइमरी यूरियन की वजह से अगर हीलिंग हुई है तो कॉम्प्लिकेशंस इनफ्रिक्वेंट होते हैं। एपिडर्मल इंक्लूजन और सिस्ट फॉर्मेशन जैसी चीज़ें अपने को देखने को मिल सकती है। बट यहाँ पे सुपरेशन यानी कि जो वाउंड है उससे थोड़ा बहुत लीकेज, जैसे अपन कहते हैं ना कि घाव में रस्सी पड़ रही है, ऐसी कॉमन लैंग्वेज में बोला जाता है, तो वो सुपरेशन की बात है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंसेस है जो आपको पता होने चाहिए। अब अपन एक टॉपिक पढ़ रहे हैं स्किन बाउंड की वजह से कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। वैसे तो ये टॉपिक एज सच इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फिर भी एक बार देखिए कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस वाउंड हीलिंग के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो इन्फेक्शन हो सकता है, इम्प्लांटेशन यानी कि एपिडर्मल सिस्ट वाली जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिल सकती है, पिगमेंटेशन यानी कि जो वाउंड है उसका कलर काफ़ी डार्क हो सकता है, स्कार फॉर्मेशन जो है वो डेफिशिएंट हो सकता है, स्कार का फॉर्मेशन ही ना हो और वाउंड वैसा का वैसा रह जाए। इसके बाद इंसीजनल हर्निया हो सकता है, एक्सेसिव कंट्रक्शन हो जाए वाउंड का, या कभी कभी न्यूप्लेजिया भी हो सकता है। यहाँ पे एक पॉइंट जो अपने लिए काम का हो सकता है वो है हाइपरट्रॉफिड स्कार और इसके अलावा केलॉइड फॉर्मेशन। इसका मतलब क्या होता है ये अपन देख सकते हैं, कभी कभी इस पे क्वेश्चन अगर आ जाए तो आ जाए, आपको पता होना चाहिए। देखिए हाइपरट्रॉफिड स्कार जो है उसके अंदर कॉलेजन जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा बनेगा, और कॉलेजन ज़रूरत से ज़्यादा तो बनेगा लेकिन वो वाउंड की लिमिट में ही रहने वाला है। वो वाउंड की लिमिट में ही रहने वाला है कि सपोज़ ये वाउंड है और ये जो वाउंड है इसके अंदर कॉलेजन जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा बन गए। और अपने को पता है कॉलेजन कौन बनाता है? फाइब्रोब्लास्ट सेल्स बनाती है। और ये जो कॉलेजन होते हैं वो इनिशियली कौन से टाइप के बनते हैं? टाइप 3 के बनते हैं, और बाद में ये रिप्लेस हो जाते हैं टाइप 1 के कॉलेजन से। तो यही होगा यहाँ पे भी, कॉलेजन बहुत ज़्यादा बनेंगे, टाइप 3 के बनेंगे, फिर वो रिप्लेस हो जाएंगे टाइप 1 से। लेकिन ये कॉलेजन इस बाउंड की लिमिट के अंदर ही रहते हैं और पैरेलली अरेंज्ड अपन कह रहे हैं कि कॉलेजन यहाँ पे देखने को मिलेंगे कि सपोज ये वाउंड है और यहाँ पे ये पैरेलली अरेंज्ड कॉलेजन फाइबर्स अपने को देखने को मिलेंगे जो कि इनिशियल बाउंड के बॉर्डर्स के अंदर ही कन्फाइंड होंगे। वहीं अगर अपन बात करें कैलॉइड फॉर्मेशन की, तो कैलॉइड फॉर्मेशन में स्कार का जो फॉर्मेशन होता है वो वाउंड की जो लिमिट है उसके बाहर निकल जाता है, बाउंड की लिमिट के बाहर निकल जाता है। और यहाँ पे भी वही बात है कि कॉलेजन जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा बनने लगते हैं, और ज़रूरत से ज़्यादा इसलिए बनने लगते हैं क्योंकि ये जो कंडीशन है वो एक जेनेटिक कंडीशन होती है जिसमें टाइप 3 के कॉलेजन जो होते हैं वो वैसे ही ज़्यादा होते हैं कि जो पर्सन है उसके अंदर टाइप 3 के कॉलेजन ज़्यादा ही होंगे। ये एक जेनेटिक कंडीशन है और ऐसा अपने को कुछ रेसेस में ही देखने को मिलता है, कुछ ब्लैक्स या फिर एशियन रेसेस के अंदर ये कंडीशन देखने को मिलती है। और ये जो कैलॉइड फॉर्मेशन होता है वो क्लॉ लाइक होता है, और जो कनेक्टिव टिश्यू है उसका नॉन न्यूप्लास्टिक रिएक्टिव प्रोलिफरेशन होने लगता है, और जो कि इंजरी के बाउंड्रीज के बाहर ग्रो करने लगेगा कि भाई वाउंड इतना है और ये जो स्कार फॉर्मेशन होने वाला है वो इस लिमिट के बाहर ग्रो करने लग जाए, तो उसे अपन कैलॉइड फॉर्मेशन कहेंगे। देखिए यहाँ पे एक न्यूमोनिक है, दोनों को याद रखने के लिए एच से अपन कह रहे हैं हाइपरट्रॉफिड स्कार है, तो एच से आप याद रख सकते हैं हाई बट ऑनेस्ट। हाई क्या कि कॉलेजन जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा होगा बट ऑनेस्ट है यानी कि अपनी लिमिट्स में ही रहेगा। लेकिन कैलॉइड में देखिए के आता है यानी कि ये ग्रो करता ही रहेगा और लिमिट के ही बाहर निकल जाएगा। तो ये आपको ही पता होना चाहिए कि ये दोनों चीज़ें क्या होती है। So guys, that was all about today's lecture. If you found this lecture useful and helpful, then do like, share and subscribe the channel for more pathology lectures. और आप इस चैप्टर के जो नोट्स है वो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।